तो होल्डिंग कंपनी होता क्या है पहले ये समझना है। स्टार्ट करो स्टार्ट करो। एक्चुअली चैप्टर का नाम है कंसोलिडेशन। चैप्टर का नाम है कंसोलिडेशन। और ध्यान दो आप। ओहो। चैप्टर का नाम है कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेशन को ही हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। ऐसे होल्डिंग नहीं, इसमें बहुत सारे आते हैं, बट अब लोग का सिर्फ है होल्डिंग। और इस कंसोलिडेशन में होल्डिंग आता है, एसोसिएट्स आता है, जॉइंट एग्रीमेंट होता है, बहुत सारे। बट अब हम लोग का सिलेबस में सिर्फ होल्डिंग कंपनी है। पॉइंट वन। तो आपको समझना होगा होल्डिंग कंपनी क्या होता है और सब्सिडियरी कंपनी। सबसे पहले पॉइंट लिखो, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे? होल्डिंग कंपनी। और दूसरा क्या? सब्सिडियरी। व्हाट इज होल्डिंग कंपनी? मतलब एक कंपनी ए लिमिटेड। ए लिमिटेड एक कंपनी एक्वायर्ड एक्वायर्ड किए मोर देन 50% शेयर्स। इक्विटी होना चाहिए, कंट्रोल इक्विटी पे होता है। शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। एक कंपनी ए लिमिटेड, एक कंपनी ए लिमिटेड वो एक्वायर्ड किए कितना? मोर देन 50%, मोर देन 50% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। अगर एक कंपनी एक्वायर किए ज्यादा कितना? 50 से अबव। 50 से अबव 51 हो, 50, 60 हो, 70, 80, व्हाट एवर। अगर एक्वायर कर लिए तो ए लिमिटेड मतलब एक्वायरर एक्वायरर ACQUIRER एक्वायरर कंपनी is treated as holding company। अगर एक कंपनी किसी और कंपनी का 50 से ज्यादा शेयर खरीद लिए तो जो एक्वायरर उनको बोलोगे होल्डिंग कंपनी। तो सब्सिडियरी कौन हो जाएगा? क्या बात है, ऐसे रोना नहीं चाहिए। सब्सिडियरी कंपनी। तो जिनको एक्वायर किए, किसको एक्वायर किया? बी लिमिटेड। तो बी हो जाएगा सब्सिडियरी। द एक्वायरी कंपनी एक्वायरी कंपनी बी लिमिटेड इज कॉल्ड सब्सिडियरी कंपनी। एक कंपनी ए लिमिटेड खरीद लिए, कितना शेयर्स खरीद लिए? बोलो कितना शेयर खरीदना होगा?
50 से अबव, 50 से अबव 60, 70, 80, इवन 100% भी शेयर खरीद लेंगे किसी और कंपनी का, तो जो खरीदे एक्वायरर उनको बोलोगे होल्डिंग, और जिनका शेयर खरीदे, जिस कंपनी को खरीदे, वो हो जाएगा एक्वायरी, उसको क्या बोलोगे? सब्सिडियरी। होल्डिंग को एक और नाम से जानते हैं, पेरेंट कंपनी। पेरेंट, पेरेंट, घर में पापा क्या होता है? वो तो कंट्रोल करता है ना घर को। और चाइल्ड सब्सिडियरी, चाइल्ड कंपनी, मतलब पापा के अंडर में जो भी सबको कंट्रोल कौन करते? अरे बोलो, पापा अगर घर का कंट्रोलर है तो पापा के अंडर में जो भी है वो क्या है? सब्सिडियरी। ओके। और एक कंपनी का बहुत सारे सब्सिडियरी हो सकता है, एक कंपनी का बहुत सारे सब्सिडियरी हो सकता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप का होल्डिंग है, लेकिन इसमें आप लोग अच्छा टाइप्स ऑफ होल्डिंग में आ जाते, तो समझ में आया होल्डिंग और सब्सिडियरी क्या है? ओके, नाउ टाइप्स ऑफ होल्डिंग, पॉइंट बी। टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, एक सिंपल होल्डिंग, सिंपल होल्डिंग, जो अभी एग्जांपल लिए ना, इसको सिंपल होल्डिंग बोल सकते हो। एग्जांपल में लिख रहे हैं, एक्स लिमिटेड परचेज 80% शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड खरीद लिए, कितना परसेंट शेयर खरीदे? 80%। किसका खरीदे? वाई लिमिटेड। बस है सिंपल होल्डिंग। तो बोलो तो इसमें होल्डिंग कंपनी कौन हो जाएगा? कौन होगा होल्डिंग? एक्स लिमिटेड, और सब्सिडियरी वाई लिमिटेड। तो यार एक्स लिमिटेड इज होल्डिंग, एक्स लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी, और वाई लिमिटेड इज सब्सिडियरी कंपनी। एक्स इज होल्डिंग एंड वाई सब्सिडियरी। दूसरा होल्डिंग, सेकेंड होल्डिंग है चेन होल्डिंग। चेन होल्डिंग, सिंपल होल्डिंग, नेक्स्ट हो रहा है चेन होल्डिंग। तो चेन होल्डिंग, इसको एग्जांपल से समझाएंगे। चेन होल्डिंग होता क्या ना, एक कंपनी एक्स लिमिटेड परचेज 75% shares of Y Limited, and Y Limited purchase 60% shares of Z Limited। इसमें तीन कंपनी आया, तो क्या बोले? एक्स लिमिटेड खरीदे, कितना परसेंट शेयर खरीदे? 75%। किसका खरीदे बोलो तो? वाई लिमिटेड। तो एक्स और वाई का रिलेशन तो सिंपल होल्डिंग हो गया, एक्स होल्डिंग और वाई सब्सिडियरी है। अगेन वाई कंपनी फिर जेड कंपनी का 60% खरीद लिए, फिर वाई होल्डिंग हो गया, जेड सब्सिडियरी हो गया ना। बोलो, ये भी सिंपल हो गया। लेकिन एक्स के लिए ना जेड भी हो गया सब्सिडियरी। अगर ग्रैंडफादर, उनके अंडर में कौन है? फादर। फादर के अंडर में सन, तो ग्रैंडफादर के अंडर में ही तो सन आएगा ना, आएगा ना, मतलब उनका पोता आएगा। तो बस ये हो गया आपका चेन होल्डिंग। एक कंपनी दूसरे को खरीदे, दूसरे फिर थर्ड को खरीदे, थर्ड को कंट्रोल लिए, तो अल्टीमेटली जो फर्स्ट कंपनी है उनको क्या बोलोगे? होल्डिंग। वो होल्डिंग सिर्फ एक का नहीं है, वो वाई का भी है और जेड का भी है, ठीक है ना। तो इस तरह जब होल्डिंग होता है इसको क्या बोलते हैं? चेन होल्डिंग। फिर जेड मान लो किसी और को खरीदे, कंट्रोल ले लिए, वो सभी अंडर एक्स आ जाएगा, तो एक्स सबका बॉस है ना, तो एक्स हो जाएगा होल्डिंग। और फिर एक्स के लिए बाकी सारा कंपनी सब्सिडियरी हो जाएगा। लेकिन वाई के लिए जेड हो जाएगा होल्डिंग, वाई के लिए जेड हो जाएगा ना होल्डिंग, और जेड क्या हो जाएगा? सब्सिडियरी। लेकिन हम लोग एक्स का अकाउंट करेंगे तो एक्स के लिए
वाई और जेड दोनों कंपनी को क्या माना जाएगा? सब्सिडियरी कंपनी। तो हेयर फॉर एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड and Z Limited both are subsidiary company. X के लिए Y और Z दोनों को क्या मानोगे? बोलो क्या मानोगे? सब्सिडियरी कंपनी। और जो Z आया सब्सिडियरी एज पर रूल ऑफ चेन होल्डिंग। ठीक है, बोलो समझ में आया? तो एक सिंपल होल्डिंग और एक क्या हो गया आपका? चेन होल्डिंग। थर्ड पॉइंट लिखो, क्रॉस होल्डिंग। क्रॉस होल्डिंग ये 3 तरह का होता है। फर्स्ट हो गया आपका सिंपल होल्डिंग, सेकंड क्या है? चेन होल्डिंग, थर्ड क्रॉस होल्डिंग। X Limited purchase 60% shares of Y Limited. X Limited purchase कितना शेयर बाय किए? 60% ऑफ Y Limited। तो बोलो X होल्डिंग हो गया और Y क्या? सब्सिडियरी। बट Y Limited purchase 25% shares of X Limited। अब Y किसी और कंपनी को नहीं, Y भी इन्वेस्ट किए। कहां इन्वेस्ट किए? अपना पेरेंट कंपनी में इन्वेस्ट किए। तो Y के पास कंट्रोल आया क्या? कंट्रोल के लिए कितना चाहिए? 50 से अब Y तो कंट्रोल नहीं ले पाए, तो होल्डिंग एक्स ही है, लेकिन सब्सिडियरी होल्डिंग में इन्वेस्ट किए ना, तो इसको बोलते हैं क्रॉस होल्डिंग। मतलब कुछ तो उनके पास भी चला गया ना, होल्डिंग का भी कुछ कंट्रोल उनके पास गया है। और 20% से ज्यादा होने से एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। 50 से अब होने से क्या बोलते हैं? होल्डिंग। और 20 से अब होने से एसोसिएट कंपनी। तो इस केस में वाई एसोसिएट्स भी है, बट वाई सब्सिडियरी भी है ना। और ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिए तो इसको क्या बोलोगे? क्रॉस होल्डिंग। दिस इज एग्जांपल ऑफ क्रॉस होल्डिंग। बट ये सब आप लोगों का सिलेबस में नहीं है। आप लोगों का सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सिंपल होल्डिंग है। ना तो चेन होल्डिंग है, ना क्रॉस होल्डिंग है। आप लोग मास्टर्स करोगे तो उसमें मिलेगा, या प्रोफेशनल करोगे, प्रोफेशनल में भी फाइनल लेवल में मिलेगा। जैसे सीए में इंटर में नहीं है, इंटर में सिंपल होल्डिंग है, और लेकिन फाइनल में जाके चेन होल्डिंग क्रॉस होल्डिंग सब आ जाएगा। सीए में इंटर में कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है, लेकिन फाइनल में सब कुछ है। ठीक है, नाउ अब हम लोग होल्डिंग में कंसोलिडेशन क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, व्हाट इज कंसोलिडेशन? बोलो, ये समझ में आया ना? होल्डिंग क्या होता है, सब्सिडियरी क्या होता है? नेक्स्ट, कंसोलिडेशन ऑफ financial statements as per Ind AS 110। ये जो कंसोलिडेशन होता है इसके लिए अकाउंट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड 110 है। बट ये सब स्टैंडर्ड आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड के हिसाब से सिर्फ प्रोफेशनल में आप लोगों को तो इंड एस का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं सीखे ना। सिर्फ 3 ही तो स्टैंडर्ड सीखे थे, इंड एस 1, इंड एस 16 और इंड एस 33, और तो कुछ सीखे नहीं। तो ये सब जो स्टैंडर्ड है ये आप लोगों का कुछ काम का नहीं है, सिर्फ होल्डिंग का बेसिक आइडिया दे रहे हैं। और इंड एस 110 के हिसाब से एकदम डिफरेंट है कैलकुलेशन, जो आप लोग सीखोगे उससे बहुत डिफरेंट है। ओके, कंसोलिडेशन होता क्या समझते? व्हाट इज कंसोलिडेशन? व्हाट इज कंसोलिडेशन, यही आपको समझना है। तो कंसोलिडेशन का जो रूल्स है वो कौन सा स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है? 110। तो
इंड एस 110 क्या बोलते हैं? अगर कोई होल्डिंग कंपनी है उनको अच्छा कोई भी कंपनी को क्या करना होता है एट द एंड ऑफ ईयर? बोलो तो, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर उनको क्या प्रिपेयर करना होता है? फाइनल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीयर और बैलेंस शीट करते। तो होल्डिंग अपना भी फाइनल अकाउंट किए, बी था सब्सिडरी वो भी फाइनल अकाउंट किए, तो दो फाइनल अकाउंट अलग अलग है ना? दो फाइनल अकाउंट, दो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, दो बैलेंस शीट अलग है, दो अलग अलग है। लेकिन होल्डिंग के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, जो अपना जितना सब्सिडियरी उसको मार्ज करके फिर एक स्टेटमेंट बनाओ। तो होल्डिंग के लिए मैंडेटरी है, क्या मैंडेटरी है? सारा सब्सिडियरी को अपना बैलेंस शीट में ऐड करके एक बैलेंस शीट बनाओ। ये जो इंक्लूड करके बैलेंस शीट बनाते हैं उसको क्या बोलोगे? कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट। क्या हो जाएगा? इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ पीएल को भी मार्ज करके बनाएंगे तो क्या होएगा आपका? कंसोलिडेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते थे ना, तो और सब्सिडियरी को लेके मार्ज करके जब बनाएंगे उसको बोलोगे, क्या बोलोगे? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और बैलेंस शीट को मार्ज करोगे तो क्या आएगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो बस आप लोगों को यही करना है, लेकिन पीएल नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट करना होगा। आप लोगों को सिर्फ क्या करना होगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मतलब द बैलेंस शीट, इसमें आपको सिर्फ बैलेंस शीट करना है इसलिए बैलेंस शीट लिख रहा हूं। द बैलेंस शीट prepared by holding company taking all assets and liabilities of subsidiary company after adjustment of intercompany adjustments। तो एक बैलेंस शीट होल्डिंग को प्रिपेयर करना होगा। उस बैलेंस शीट में क्या रहेगा? बोलो, उसको उस बैलेंस शीट में क्या रहेगा? अपना एसेट्स लायबिलिटी तो है, साथ में किसको जोड़ लेंगे? सब्सिडियरी का भी एसेट्स लायबिलिटी जोड़ेंगे, ठीक है ना? जोड़ के एक बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन उस बैलेंस शीट में कुछ एडजस्टमेंट है इंटर कंपनी, उसको एडजस्ट करेंगे। इंटर कंपनी मतलब पता है? व्हाट इज इंटर कंपनी? इंटर कंपनी नहीं पता? अच्छा, इंट्रा आप लोग किए कभी? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, इंट्रा हेड सेटअप, इंटर हेड सेटअप। इंट्रा मतलब क्या था? विद इन। इंट्रा विद इन था, इंटर हेड अदर। तो एक कंपनी दूसरा कंपनी को लेके बैलेंस शीट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इन दोनों कंपनी के बीच कुछ ट्रांजैक्शन है तो होता है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। जैसे ए और बी है ना, तो ए बी के बीच कुछ ट्रांजैक्शन था, उसको एडजस्ट करेंगे, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। ओके, ए से बी से ए कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको एडजस्ट करेंगे। लेकिन ए और बी है, सी कंपनी से कुछ हम लोग का परचेस सेल होता रहता है, वो नहीं करेंगे, वो मेरा सब्सिडियरी तो नहीं है ना। तो इंटर कंपनी मतलब क्या हो रहा है इसमें? अरे होल्डिंग और सब्सिडियरी, इन दोनों के बीच कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसको एलिमिनेट करेंगे, वो एलिमिनेट करके दिखाएंगे हम लोग। समझते समझते? अगर एक होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड समझो, एक कंपनी एच लिमिटेड, दूसरा कंपनी एस लिमिटेड, ये होल्डिंग है और ये सब्सिडियरी। दोनों कंपनी फाइनल अकाउंट बना लिए, बैलेंस शीट बनाए। दोनों कंपनी का बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब बोलो, होल्डिंग कंपनी कुछ सामान बेचे थे, किसको? सब्सिडियरी को। होल्डिंग कंपनी कुछ सामान बेचे थे, सब्सिडियरी को प्रॉफिट ऐड करके बेचे थे। तो बोलो, होल्डिंग का प्रॉफिट इंक्लूड है ना प्रॉफिट में? लेकिन वो सामान किसके पास है? और सब्सिडियरी अभी तक बेच ही नहीं पाए, तो क्या एक्चुअली सब्सिडियरी का तो कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं, लेकिन होल्डिंग का प्रॉफिट हो गया। क्या अल्टीमेटली ये प्रॉफिट है? बोलो, होल्डिंग का ये प्रॉफिट है?
होल्डिंग कंपनी 1 लाख का कॉस्ट था, गुड्स कॉस्ट कितना था, 1 लाख। ये सेल कर दिए थे किसको, सब्सिडियरी को 1,20,000 में, और ये सामान क्लोजिंग स्टॉक में रह गया 1,20,000, सब्सिडियरी बेच नहीं पाए, तो होल्डिंग प्रॉफिट ऐड किए थे ना, कितना प्रॉफिट जोड़े थे, तो होल्डिंग का पीएल में प्रॉफिट इंक्लूड हो गया था 20,000, और सब्सिडी का क्लोजिंग स्टॉक में है 1,20,000। तो बोलो ये जो 20,000 प्रॉफिट ऐड किए थे होल्डिंग, तो क्या होल्डिंग का अल्टीमेट प्रॉफिट आया? अरे बाप बेटा को बेचे और बेटा बेच नहीं पाए, बाप का प्रॉफिट कैसे आएगा? ये प्रॉफिट ही नहीं है भाई। अगर इस तरह प्रॉफिट हो जाता है तो होल्डिंग सारा सामान ही तो इन सब्सिडी में भेज देंगे, और अच्छा खासा प्रॉफिट ऐड करके भेज देंगे। तुमको बेचना नहीं है, सिर्फ हम यहाँ से भेज रहे हैं, तुम रख दो भाई, और हम प्रॉफिट दिखा देंगे, ह्यूज प्रॉफिट दिखा देंगे। अल्टीमेट प्रॉफिट कितना है? तो ये जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है ना, प्रॉफिट इंक्लूड है, इसको एक्सक्लूड करोगे तो रियल प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह कुछ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने के बाद दिखाएंगे कि कितना बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है। क्लियर है? अब ये जो बेचे थे, क्रेडिट में बेचे थे, ये जो बेचे थे 1,20,000, किसको बेचे थे, सब्सिडियरी को, क्रेडिट में बेचे थे, तो होल्डिंग के लिए डेटर्स में इंक्लूड है ना 1,20,000, होल्डिंग का डेटर्स में इंक्लूड है या नहीं, और सब्सिडियरी का क्रेडिटर्स में इंक्लूड है 1,20,000। दो अलग अलग बैलेंस शीट था, ठीक है, एक के लिए क्रेडिटर्स, दूसरे के लिए डेटर्स, लेकिन दोनों को मार्ज करके एक ही बैलेंस शीट में दिखा रहा है, एसेट साइड डेटर्स और लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स। क्या ठीक ठीक है? सेटअप होना चाहिए ना, तो इसको सेटअप करेंगे। जस्ट होल्डिंग सब्सिडी के बीच इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, उसको एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस शीट बनेगा, उसी बैलेंस शीट को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, और वही हम लोग को प्रिपेयर करना है। क्लियर है? बोलो ओके। अब हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया देते, बेसिक आइडिया देते, लेकिन ये इतना बेसिक से चलेगा नहीं, ये ऐसा चैप्टर है, अकाउंट कुछ नहीं करना होगा, सारा कैलकुलेशन और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, लेकिन एक एक स्टेप आएगा। पहले हम कॉन्सेप्ट समझा देते, कॉन्सेप्ट समझा देते, दो कंपनी का हम बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहे हैं, आज पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ करेंगे, इसके बाद एक एक डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट हम ट्रेडिशनल फॉर्म में बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। लायबिलिटी और एसेट्स, ए होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड और सब्सिडियरी कंपनी एस लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड, सब्सिडियरी एस लिमिटेड। इसको ड्रॉ करोगे आप लोग, सब में ड्रॉ करते जाओगे। एसेट साइड सबसे पहले क्या आता है, पीपीई, है ना, और लिख लेते हैं पीपीई। मान लो होल्डिंग कंपनी में था 5 लाख और सब्सिडियरी में था 2 लाख। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, होल्डिंग में 5 लाख, सब्सिडियरी में कितना, 2 लाख। इन्वेस्टमेंट, एसेट साइड और क्या आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट इन 60% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट किए, सब्सिडियरी में इन्वेस्ट किए, कितना परसेंट शेयर्स में इन्वेस्ट किए, 60% शेयर्स, और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट था होल्डिंग में 3,60,000। होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना था, 3,60,000। करंट एसेट्स, नेक्स्ट करंट एसेट्स, इसमें स्टॉक है, इसमें डेटर्स है, इसमें कैश है, और कुछ नहीं ले रहे। स्टॉक होल्डिंग में 1 लाख, सब्सिडियरी में 80,000। डेटर्स होल्डिंग में 2 लाख, सब्सिडियरी में 1,20,000। कैश होल्डिंग में 1,40,000 और सब्सिडियरी में
50,000। तो बोलो तो टोटल एसेट्स कितना हो रहे? 5 3 8 9 10 13 लाख, 13 लाख। और सब्सिडरी का हो गया तो 4,50,000। बोलो सब्सिडी का कितना है? 4,50,000। लायबिलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 each। लायबिलिटी साइड, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 each। होल्डिंग में है 6 लाख और सब्सिडियरी में है कितना? ओके, 3 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, होल्डिंग में 2 लाख, सब्सिडियरी में 1 लाख। नेक्स्ट, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में इसमें लोन था, लोन इसमें लेते 1 लाख, इसमें लोन 50,000। अच्छा, लोन 50 छोड़ो, लोन इसमें 0। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स इसमें 4 लाख और इसमें है 50,000। बस ये है बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट समझ लो। 13 लाख और इसमें कितना? 4,50,000। इस बैलेंस शीट से हम लोग ट्राई करेंगे कंसोलिडेट करना, ठीक है? यस, एसेट साइड, एसेट साइड हम बोलते जा रहा, लिखो। एसेट साइड सबसे पहले पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, होल्डिंग में कितना? 5 लाख, सब्सिडियरी में 2 लाख। फिर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट किए, होल्डिंग सब्सिडियरी में इन्वेस्ट किए थे, तभी ना होल्डिंग कंपनी बनेगा। क्योंकि सब्सिडियरी का कितना परसेंट? 50 से ज्यादा शेयर खरीदोगे तो होल्डिंग के लिए तो इन्वेस्टमेंट है ना। तो होल्डिंग में देखो एसेट साइड इन्वेस्टमेंट दिए, कितना परसेंट शेयर खरीदे? 60%। किसका शेयर खरीदे? एस, तो एस हो गया सब्सिडियरी और होल्डिंग कौन है? एच लिमिटेड। और इन्वेस्टमेंट कितना किए थे? अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे कंट्रोल लेने के लिए तो हमको तो इन्वेस्ट करना होगा ना। तो इन्होंने इन्वेस्ट 60% के लिए कितना किए थे? बोलो 3,60,000 इन्वेस्ट किए थे। ओके, अब सब करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स, कैश, होल्डिंग में 1 लाख, सब्सिडी में 80,000, इसमें 2 लाख, इसमें 1,20,000, इसमें 1,40,000 और इसमें 50,000। इस सबको ऐड किए टोटल करंट एसेट्स हो गया। और लायबिलिटी में कैपिटल था, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये टोटल हो गया ना। ओके, अब हम लोग कंसोलिडेशन कैसे करेंगे वही समझना है, ठीक है? कंसोलिडेशन कैसे करेंगे यही समझना है। क्या बोले थे कंसोलिडेशन का मतलब? अच्छा, डेट है 31 मार्च 24 है, इस दिन को बैलेंस शीट दी है, ठीक है ना? अरे लिख लिए, लिख लिए तो ओके। अब बोलो इसमें होल्डिंग कंपनी कौन है? एच लिमिटेड, सब्सिडियरी एच लिमिटेड। तो एज पर स्टैंडर्ड होल्डिंग को ही कंसोलिडेशन करना है, सब्सिडियरी को नहीं करना है। ये जो दो अलग अलग बैलेंस शीट है ना, दो डिफरेंट बैलेंस शीट है या नहीं, इसको बोलते हैं स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। क्या टर्म बोलते हैं? मतलब अपना अपना बैलेंस शीट है। और जब दोनों को मार्ज करेंगे वो क्या हो जाएगा? कंसोलिडेटेड। और एक कंसोलिडेशन किसको करना है? सिर्फ होल्डिंग को करना है, सब्सिडियरी को नहीं। तो होल्डिंग को दिखाना है अपना एसेट्स के साथ सब्सिडियरी का एसेट्स जोड़ के क्या आ रहा है, और लायबिलिटी के साथ सब्सिडी लायबिलिटी जोड़ के कितना आ रहा है, ठीक है ना? जब एक कैलकुलेशन करोगे, कुछ एक दूसरे के बीच ट्रांजैक्शन है, उसको एडजस्ट करके लिखते जाएंगे, यही तो है ना। अब नीचे लिख रहे हैं
इसमें कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, लिखो। एच लिमिटेड परचेज शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2024। एज लिमिटेड खरीदे थे, शेयर्स खरीदे थे, कब खरीदे थे? 31 मार्च 24। और ये बैलेंस शीट भी तो मार्च 24 ही है, मतलब ईयर एंड में फाइनल अकाउंट बना और उसी दिन कोई खरीद लिए, ठीक है ना। तो ये जो परचेज किए शेयर, इसको बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा डेट में खरीदा गया था, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हो सकता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर खरीदे, तो एट द बिगिनिंग तो क्या होता, 1/4/23 होता, तो एक्विजिशन हो सकता है 1/4/23। एक्विजिशन हो सकता है बीच में भी हो सकता है, और एक्विजिशन एट द एंड ऑफ ईयर भी हो सकता है। तो जिस दिन मैंने खरीदे, मान लो मेरा कंपनी एच लिमिटेड, और जिनको खरीदे कोई और कंपनी एस लिमिटेड, मैंने एस का कितना शेयर खरीदे? 60% शेयर खरीदे। तो मैंने जो शेयर खरीदे, इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैंने अपना बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिखा है। कहाँ इन्वेस्ट किए बोलो तो? इसका शेयर में, सब्सिडियरी में तो शेयर्स है ना, उसी में तो इन्वेस्ट किए। तो बोलो इंटर कंपनी हुआ या नहीं? तो होल्डिंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, सब्सिडियरी के लिए क्या है? कैपिटल है। कैपिटल है या नहीं? नहीं, सिर्फ कैपिटल नहीं। अच्छा, जो प्रॉफिट है, अगर इन्वेस्टमेंट किए तो प्रॉफिट का भी तो 60% मेरा हिस्सा हो जाएगा। अच्छा, एक कंपनी में जब इन्वेस्ट किए, शेयर तो मेरे पास आया, शेयर आया, कंट्रोल आ गया, तो इसके बाद आगे जो प्रॉफिट होगा डिविडेंड देगा, 60% हमको डिविडेंड मिलेगा या नहीं? तो मेरा कंट्रोल भी आ गया, प्लस उस प्रॉफिट में भी तो मेरा राइट है। तो सिर्फ कैपिटल नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस, इस पे भी मेरा राइट आ जाएगा। तो ये सब जोड़ के 60% मेरा मेरा हो जाएगा ना, मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कितना परसेंट हो जाएगा बोलो? 60%। बाकी 40% वो भी तो कोई ना कोई है। अगर एस लिमिटेड का 60% शेयर मैंने खरीद लिए, तो 40% शेयर कोई और होल्डर्स तो होगा, होल्डर्स होगा ना, उनको बोलते हैं माइनॉरिटी होल्डर्स। उनको क्या बोलोगे? क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट मेजर नहीं है, माइनॉरिटी है। हाँ, वोट तो देता है, लेकिन कितना भी वोट दे दे, हम 60% जो वोट देंगे वही तो सब पास होगा ना। मतलब कंट्रोल तो मेरा 100% चलेगा, कंट्रोल 100% चलेगा, लेकिन पार्टिसिपेट कितना हो रहे? 60%। 60% पार्टिसिपेट किए, मतलब शेयर खरीदे, लेकिन कंट्रोल क्या होगा? 60%। बोलो कंट्रोल क्या होगा? ना, कंट्रोल 100% होगा। अरे 60% जब शेयर कर लिए, 60% वोट मेरा है, 40% कितना भी अगेंस्ट में वोट दे। इलेक्शन में क्या होता है, अभी किसका गवर्नमेंट चल रहा है? मोदी का। मेजर कैंडिडेट उनका गया था, अगेंस्ट अपोजिशन भी तो है, अपोजिशन भी तो है। अब मान लो मोदी गवर्नमेंट अभी एक डिसीजन लेके आया, और उसमें एक पार्लियामेंट में वो पास हो गया, तो मेजोरिटी वोट किसका आ जाएगा बोलो? उनका उनका जो मेंबर्स है। तो मेजोरिटी वोट आ गया, तो अगेंस्ट में भी तो आता है, फिर भी मेजर पास हो जाता है, और जो पास हो गया वही फॉलो होता है। तो कंट्रोल 100% ही हो गया ना। हम 60% पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल कितना परसेंट? 100%। तो ऐसे सारा एसेट लायबिलिटी 100% लेंगे। एसेट लायबिलिटी कितना लेंगे? 100% ऐड करेंगे, लेकिन उसमें से पूरा तो मेरा नहीं है। मेरा कितना पोर्शन? तो 40% किसका? माइनॉरिटी होल्डर्स का। उनका जो राइट है ना, उनको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसको अलग से बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है। अब एक बार ड्रॉ कर रहे हैं, क्या क्या ड्रॉ करेंगे, लिखो। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम ट्रेडिशनल फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एकदम बेसिक आइडिया। हाँ, क्या चीज? हाँ, ना ना, अब आगे सब देंगे, आप आइडिया दे रहे भाई, एकदम कुछ नहीं, सिर्फ आइडिया दे रहे। ये सबसे कुछ आप लोग को, लेकिन एक बेसिक जो आइडिया ना, यही करना है आपको। तो ये आपका क्लियर हो गया तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड विथ सब्सिडियरी
एस लिमिटेड। बैलेंस शीट भी ट्रेडिशनल फॉर्म में ही कर रहे हैं, बैलेंस शीट भी हम करेंगे ट्रेडिशनल फॉर्म में। एसेट से स्टार्ट करो। पीपीई, बोलो पीपीई कितना था? पीपीई होल्डिंग में 5 लाख, सब्सिडियरी में 2 लाख, जोड़ लो, जोड़ के इनर कॉलम कर लो, मतलब 5 लाख प्लस कितना, 2 लाख, तो ये जोड़ने से कितना होता है, 7 लाख। अब यहाँ क्या क्या एडजस्टमेंट आता है आगे सीखेंगे, अब अभी से बेसिक ये कर रहे हैं, ठीक है, अभी से बेसिक ये कर रहे हैं। नेक्स्ट बोलो क्या था एसेट साइड, क्या इन्वेस्टमेंट कहां था, सब्सिडियरी में था ना, तो इंटर कंपनी हो गया, इसको नहीं लिखना, ये एडजस्ट होगा, समझ में आना, एक दूसरे में तो एडजस्ट होगा, उसको अभी रहने दो। अगर किसी और जगह इन्वेस्ट करते तो वो ले लेते, क्या बोले थे, अरे ध्यान दो इधर, तुम लोग होल्डिंग नहीं कर पाओगे श्योर, अगर सीरियसली नहीं करोगे नहीं कर पाओगे, अभी कितना भी ये करो, अभी बेसिक आइडिया दे रहे तो कुछ कर पाओगे, और ये नहीं देखे हम फॉर्मूला रटा देंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो 5 लाख और 2 लाख कितना हो गया, 7 लाख। इन्वेस्टमेंट कहाँ किए थे बोलो, तो ये तो इंटर कंपनी हो गया, होल्डिंग सब्सिडी के बीच कुछ ट्रांजैक्शन है इंटर कंपनी, उसको अभी लिखना नहीं है, उसको एडजस्ट करके जो भी आएगा लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्या था, करंट एसेट्स, तो इसमें है ना दोनों का, हाँ इसमें भी एडजस्टमेंट होता है, अभी एडजस्टमेंट इग्नोर कर रहे हैं, वो सब एक एडजस्टमेंट बाद में देंगे, तो इसको भी लिख लो, जोड़ लो, करंट एसेट्स, थोड़ा स्पेस छोड़ देना, तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट था ना, उसमें कुछ डिफरेंस कुछ आएगा या नहीं वो देखेंगे, तो करंट एसेट्स, उसमें बोलो क्या था, स्टॉक, अभी फिलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं ले रहे, तो दोनों को जोड़ लो, कितना है बोलो, 1 लाख प्लस 80,000, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, आप कितना हो गया बोलो। इसके बाद क्या था, डेटर्स, ये सब में एडजस्टमेंट आता है, लेकिन हम लोग बिना एडजस्टमेंट देख रहे हैं, एडजस्टमेंट होगा कैसे करोगे हम नोट्स बताते जाए। दोनों को जोड़ो, बोलो कितना आ रहा है, 3,20,000 हो गया, 3,20,000। नेक्स्ट कैश, यहाँ फिलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो दोनों जोड़ो, 140 प्लस 50 कितना हो रहा है, 190, अभी जोड़ना नहीं है, टोटल कर दी, ओके, बोलो समझ में आया। क्या करोगे, दोनों कंपनीज बैलेंस शीट दिया जाएगा, सारा एसेट्स जोड़ते जाओगे, हाँ कहीं पे एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट करेंगे, क्लियर, क्लियर है ना। लायबिलिटी में आ जाओ, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, बोलो होल्डिंग में कितना था, 6 लाख, सब्सिडियरी में कितना है, पर 3 लाख नहीं लेना है, क्यों, ये जो इन्वेस्टमेंट था वो तो शेयर्स में ही था ना, जब इन्वेस्टमेंट को छोड़े तो इधर इसको छोड़ना होगा, तो शेयर किसका लेंगे, सिर्फ होल्डिंग का लेंगे, सब्सिडी के शेयर में इन्वेस्टमेंट था, है ना, क्या होल्डिंग का शेयर्स में कोई इन्वेस्ट किए हैं, नहीं, तो सिर्फ किसका लेंगे, कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का लेंगे, क्लियर है। सब्सिडी क्यों नहीं ले रहे बोलो तो, अरे उसमें ही तो इन्वेस्टमेंट किए थे, इंटर कंपनी हो गया ना, एक का एसेट दूसरे का लायबिलिटी, वो तो एडजस्ट किया जाएगा, तो इसीलिए इंटर कंपनी एडजस्टमेंट को छोड़ो, उसको बाद में एडजस्ट करके लिखेंगे। तो बोलो शेयर कैपिटल किसका लिखोगे, सिर्फ होल्डिंग का लिखना है, कितना बोलो था, 6 लाख, ठीक है ना। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस भी, अच्छा इन्वेस्टमेंट किए मतलब उसका कंट्रोल किस पे आया, शेयर के साथ साथ प्रॉफिट पे भी तो आया ना, शेयर होल्डर्स फंड पे आया ना, तो शेयर होल्डर्स फंड पे तो दोनों आता है, तो दोनों ये दो, इसको भी छोड़ो, तो होल्डिंग में कितना था, तो वही लेंगे फिलहाल, क्या लेंगे बोलो, 2 लाख लेंगे, तो इसमें भी रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ होल्डिंग कितना है, लेकिन ये भी एडजस्टमेंट होता है क्योंकि आधार एडजस्टमेंट दिए नहीं इसलिए प्रॉब्लम। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, इसके बाद क्या था बोलो, नॉन करंट लायबिलिटी,
नॉन करंट लायबिलिटी, ये लोन तो सिर्फ होल्डिंग में ही था ना, उतना ही लिख लो फिर। कितना का था? 1 लाख। फिर करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, इसमें भी एडजस्टमेंट होता है, लेकिन फिलहाल वो नहीं ले रहे हैं। कितना बोलो? 4,50,000, 4,50,000 है ना? ओके। अब एसेट साइड इन्वेस्टमेंट था, लायबिलिटी में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस छोड़े ना, छोड़े थे। उसको लेके कुछ कैलकुलेशन करेंगे और वो कैलकुलेशन करके यहां लिखेंगे। तो लायबिलिटी साइड एक लिख लो, तो पहले लिखना चाहिए, हम नीचे लिख रहे हैं क्योंकि अभी तो बस कंसेप्ट ले रहे हैं हम लोग। नीचे कर लेते, यहां लिखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके। और एसेट साइड कुछ आ सकता है, क्या आएगा? गुडविल। एसेट साइड इन्वेस्टमेंट नहीं, क्या आ सकता है? गुडविल। क्यों आएगा देखते अब एक एक कैलकुलेशन। यस, ये दोनों कर लोगे, इसके बाद देखोगे टैली हो जाएगा, इसके बाद देखोगे ये टैली हो जाएगा। अच्छा बोलो, इन्वेस्टमेंट डेट कौन सा डेट था? ईयर एंड में ही तो था ना, तो ये बहुत इजी हो गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। तो .1 लिखो, .1 लिखो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये होता क्या समझते? माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब होता है नेट एसेट्स, नेट एसेट्स ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी at the date of consolidation, जिस दिन बैलेंस शीट बनाया जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहे हैं ना, उस दिन सब्सिडियरी कंपनी का नेट एसेट्स कितना था, उसमें से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का कितना वैल्यू है। अच्छा, नेट एसेट्स कैसे फाइंड करते? अकाउंट्स में तो किए रेशियो। नेट एसेट्स बोलो क्या? नेटवर्थ। नेटवर्थ बोलो तो लाइबिलिटी से क्या कैसे करोगे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अरे नेट एसेट्स रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करोगे, आएगा ना। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर लोगे, उसमें से माइनॉरिटी का कितना पोर्शन वो देख लोगे। ठीक है, ओके। तो कंसोलिडेशन डेट इसी दिन को ही तो इन्वेस्ट किए थे। तो अब देखो सब्सिडियरी कंपनी में ये शेयर कैपिटल कितना है, बोलो सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल 3 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना, तो टोटल कितना नेट एसेट्स? 4 लाख, है ना। अभी कुछ रिवैल्यूएशन नहीं देख रहे, तो टोटल नेट एसेट्स कितना हो गया? 4 लाख हो गया ना। एसेट्स अप्रोच नहीं करोगे, लायबिलिटी अप्रोच करोगे। तो सब्सिडियरी का कैपिटल कितना था? 3 लाख। और रिजर्व कितना था? 4 लाख। तो जिस दिन इन्वेस्ट किए थे, शेयर होल्डर्स फंड कितना था? 4 लाख था। शेयर होल्डर्स फंड मतलब नेट एसेट्स था ना, तो नेट एसेट्स कितना था? 4 लाख। उसमें से माइनॉरिटी होल्डर्स का कितना परसेंट है? 40%। होल्डिंग तो 60% खरीद लिया ना, तो जो 4 लाख उसका 40% किसका है? माइनॉरिटी होल्डर्स का, वो हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। समझ में आया? तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट फाइंड करोगे तो यहां लिखो, तो नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2024, इसी दिन कोई एक्विजिशन था, इसी दिन ही कंसोलिडेशन हो रहा है। इक्वल टू क्या होता है बोलो? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। तो शेयर कैपिटल कितना था और रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, तो टोटल नेट एसेट्स कितना था बोलो? अगर सब्सिडियरी का टोटल नेट एसेट्स 4 लाख है, इसमें से माइनॉरिटी के पास कितना शेयर है? 40%। 40% है ना, क्योंकि होल्डिंग 60% शेयर खरीदे थे। तो देयरफॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट
इंटरेस्ट इक्वल टू 40% ऑफ 4 लाख, कितना है बोलो? 1,60,000। मतलब इसमें से 160 किसको देना है? सब्सिडियरी के जो माइनॉरिटी होल्डर्स, उनको देना होगा ना। तो होल्डिंग उतना ही लायबिलिटी मांगते। होल्डिंग कितना लायबिलिटी मांगते? जो 40% अदर होल्डर्स है उनको तो देना पड़ेगा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है बोलो? 1,60,000। तो लायबिलिटी में कितना दिखाओगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट? 1,60,000। ओके, नौ मतलब कैपिटल एडजस्ट हो गया। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट था ना, इन्वेस्टमेंट, उसके लिए एक और फाइंड करेंगे। सेकेंड नोट, इसका नाम है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। जैसे उसके नाम बोले ना, क्या नाम बोले थे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें नाम है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसमें फाइंड किया जाता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। क्या फाइंड किया जाएगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में फाइंड किया जाएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? एक्चुअली जो 60% मैंने शेयर खरीदे, उसके लिए मेरा कुछ कॉस्ट लगा था या नहीं? 60% शेयर सब्सिडी के खरीदे थे, कुछ कॉस्ट लगा था ना? कितना पैसा इन्वेस्ट किए थे? 3,60,000 इन्वेस्ट किए थे। कितना मेरा कॉस्ट लगा था? 3,60,000। तो लिखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में देखो था ना 3,60,000। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अब वो एडजस्ट हो रहे इन सब्सिडरी एस लिमिटेड। कितना इन्वेस्ट किए थे? 3,60,000। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने इन्वेस्ट तो किए थे 3,60,000, लेकिन उनका कितना परसेंट शेयर खरीदे थे? 60% ही तो खरीदे थे। तो उस टाइम सब्सिडियरी का नेटवर्थ कितना था? टोटल नेटवर्थ बोलो 4 लाख था। जब इन्वेस्ट किए थे उस टाइम सब्सिडियरी का नेटवर्थ कितना था? 4 लाख। तो 4 लाख में से 40% तो माइनॉरिटी का है, तो उसका 60% ही तो मेरा हुआ ना। तो जब खरीदे थे उनका नेटवर्थ कितना था? 4 लाख। उसमें से 60% ही तो मैंने खरीदे। तो इसका जो इन्वेस्ट किए थे इसका एक्चुअली नेटवर्थ कितना था? अरे 4 लाख का 60% कितना होता है? 240। तो उनका नेटवर्थ एक्चुअली 240, और उसको खरीदने के लिए मैंने कितना इन्वेस्ट किए? कुछ ज्यादा ही इन्वेस्ट कर दिए ना, तो मेरा लॉस है। बोलो, एक्चुअल नेटवर्थ कितना कितना था जिस दिन सब शेयर को खरीदे? अरे 4 लाख में से 60% ही तो मेरा हुआ ना। कितना हो रहा था? 240। लेकिन मैंने इन्वेस्ट कितना कर दिए? बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किए। क्यों किए भाई? गुडविल था, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? गुडविल है, इसीलिए तो मैंने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए। तो अगर पॉजिटिव आया वो क्या माना जाएगा? गुडविल। और वो नेगेटिव आ गया तो मेरा प्रॉफिट हो गया, है ना? तो प्रॉफिट हो जाएगा तो कैपिटल रिजर्व। तो इससे फाइंड किया जाता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा था या कम था। अगर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एक्स्ट्रा था तो आप एक्स्ट्रा पे किए, मतलब लॉस नहीं है। अब गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पे किए, कंपनी अच्छा है इसलिए वो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, कंट्रोल लेना चाह रहे थे। उसमें जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो क्या माना जाएगा? गुडविल। इससे लेस करोगे, क्या लेस करोगे? वो कैसे आया था? नेटवर्थ। नेटवर्थ में से होल्डिंग का शेयर था ना, शेयर ऑफ नेटवर्थ लेस करोगे शेयर ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। शेयर इसीलिए टोटल नहीं, उसमें से मेरा हिस्सा है ना।
आवाज कैसे? अरे नहीं, हाँ आवाज तो आ रहा है। अब एक बार कर तो, हेलो हेलो हेलो, है ना, एक कर रहे हैं। अरे हाँ, आवाज आना चाहिए, अब आवाज आना चाहिए। ओह, देखो देखो, हेलो। अब तो श्योर आवाज आना चाहिए, बीच में हो सकता है कुछ हो गया होगा। हेलो। हम्म, आ रहा है ना? बीच में मिसाइल गिर गया, ठीक है ना? मोदी जी मिसाइल चला दिए, बीच में गिर गया, बस कनेक्शन गया। यहाँ है, उधर नहीं जा रहा है। ओके चलो, अब आ जाओ क्लास में। इंटर कंपनी एक्सेप्टेंस सेट ऑफ, एक था इंटर कंपनी डेप्स, मतलब म्यूचुअल डेप्ट सेट ऑफ था। दूसरा हो गया आपका इंटर कंपनी एक्सेप्टेंस सेट ऑफ। ओके, मतलब क्या होता है, एक के लिए बिल्स रिसीवेबल, दूसरे के लिए बिल्स पेएबल, ये होता है इंटर कंपनी एक्सेप्टेंस। तो लिख लेना एक बार, बिल्स रिसीवेबल बी आर ऑफ वन कंपनी is the BP of other company। एक कंपनी का बिल्स रिसीवेबल दूसरा कंपनी का बिल्स रिसीवेबल, एक के लिए रिसीवेबल दूसरे के लिए पेएबल, और एक दूसरा मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी, और कोई नहीं है ना, और किसी पार्टी से मतलब नहीं है इंटर कंपनी में। तो ये भी क्या करोगे, सेटअप करोगे, मतलब बीआर से लेस करोगे, और बी, इसमें भी लोएस्ट अमाउंट। क्यों? मतलब हम 3 बिल दिए, मैंने अपना होल्डिंग को 3 बिल दिए, होल्डिंग इसमें से एक बिल दूसरे को एंडोर्स कर दिए, तो मैंने 3 बिल दिए 10,000 करके 30,000। होल्डिंग एक बिल किसी और को दे दिए, तो होल्डिंग के पास कितना रह गया, 20,000। तो मेरा बिल्स पेबल 30,000, उनका रिसीवेबल अकाउंट में कितना है, तो सेट ऑफ कितना कर पाएंगे, 20,000 ही तो कर पाएंगे ना। और जो दूसरे को दे दिए उससे कोई मतलब नहीं है। तो इंटर कंपनी में सेटअप कितना करोगे बोलो, लोएस्ट अमाउंट। तो लोएस्ट अमाउंट कहां से लेस करोगे, डेट बीआर से और बीपी से। तो एक लेस फ्रॉम, ये सब इजी इजी एडजस्टमेंट है, ये सब रहेगा ही, ये सब रहेगा ही, और आगे एक से एक एडजस्टमेंट आएगा, वो भी करना हो। तो एक बोलो क्या करोगे, लेस फ्रॉम, बताओ, बिल्स रिसीवेबल, है ना, और दूसरा लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल, और इसमें भी कौन सा वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू। कौन सा वैल्यू करोगे, लोएस्ट वैल्यू को एडजस्ट करोगे, राइट। तो फर्स्ट हो गया आपका म्यूचुअल डेब्ट सेटअप, सेकंड क्या हो गया, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस सेटअप। ये सब एडजस्टमेंट रहेगा ही रहेगा, ये तो इजी है। ठीक है, थर्ड एडजस्टमेंट, थर्ड सी, मतलब आज तुम अच्छा खाना खा के आई होगी, ठीक है ना, ब्लड बहुत ज्यादा हो गया, मच्छर का पता चल गया। मेरे पास तो आता ही नहीं है, कितना ये है, मेरा ब्लड ड्राई हो जाता, दिन भर नहीं खाते ना। तुम एक कंबल लेके आ जाना। कैश इन ट्रांजिट, थर्ड एडजस्टमेंट इज कैश इन ट्रांजिट। तो कैश इन ट्रांजिट मतलब एक कैश पे किए, दूसरे को अभी तक मिला नहीं, एक कैश पे किए, कैश इन ट्रांजिट, है ना, लिखे। कैश इन ट्रांजिट का मतलब क्या बोले, एक पे किए लेकिन दूसरे को मिला नहीं, और दूसरा कौन है, होल्डिंग सब्सिडियरी में से होगा ना, किसी और होगा तो देखना नहीं है इसमें। तो होल्ड मतलब सब्सिडियरी कैश पे किए कितना, 20,000, होल्डिंग को अभी तक मिला नहीं, तो क्या करोगे, एक फर्स्ट,
ऑब्वियसली एक कैश आएगा ना, अगर रास्ता में है पहुंचेगा ना, किसके पास पहुंचेगा, चाहे होल्डिंग के पास हो या सब्सिडी के पास, तो कैश में ही तो ऐड करोगे। तो बैलेंस शीट में तो दोनों को ऐड करके लिख लिए थे, तो एक क्या करोगे, कैश के साथ ऐड करोगे, ऐड करोगे, ऐड विथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कहां ऐड करोगे, अरे बोलो किसके साथ ऐड करोगे, कैश मतलब कैश एंड बैंक के साथ, है ना। ओके, दूसरा और क्या करेंगे, एक तो कैश के साथ ऐड किए, दूसरा क्या होगा बोलो। ओके, मैंने आई एम ए सब्सिडियरी कंपनी, मैंने अपना होल्डिंग को कैश दिए थे, कितना, 20,000। तो मैंने जब कैश दे दिए तो मेरा ड्यू कम कर दिए, मैंने ड्यू कम कर दिए ना, क्रेडिटर्स को कम किए, लेकिन होल्डिंग को मिला नहीं, तो होल्डिंग का डेटर्स ज्यादा है। अब होल्डिंग को मिलेगा, उनका कैश में ऐड करेंगे तो डेटर्स को कम करना होगा, तो होल्डिंग का डेटर से लेस करोगे, तो लेस कहां से करोगे, डेटर से। उल्टा भी हो सकता है, होल्डिंग सब्सिडरी को दी है लेकिन सब्सिडरी को मिला नहीं, तो सब्सिडी के कैश में ही तो ऐड करोगे, मतलब कैश एंड बैंक में ऐड करोगे, और सब्सिडी का डेटर से लेस करोगे, तो अल्टीमेटली डेटर से लेस करना होगा। लेस का कहां से करोगे, लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स, लोएस्ट नहीं, जितना कैश इन ट्रांजिट है इसी को करोगे। क्या करना होगा बोलो, दोनों ही एसेट साइड आ गया ना, कैश भी एसेट साइड और डेटर्स भी एसेट, एक में ऐड दूसरे में लेस हो रहे। टी, गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट था, अब गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब सामान अभी रास्ता में है तो पहुंचेगा ना, कहीं पर ना कहीं पे पहुंचेगा, तो स्टॉक के साथ ऐड करोगे, तो एक ऐड विथ स्टॉक, फर्स्ट लिखो ऐड विथ, किसके साथ ऐड करोगे, स्टॉक, एसेट साइड स्टॉक में ऐड करोगे। दूसरा, दूसरा क्या होना चाहिए, अगर गुड्स भेजे तो दूसरा एंट्री क्या होना चाहिए, सामान आया तो क्रेडिटर्स बढ़ेगा, गुड्स भेजे मतलब गुड्स पहुंचेगा मेरे पास, तो मेरा क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा ना, तो किस में ऐड करोगे, क्रेडिटर्स में ऐड करोगे, ऐड विथ क्रेडिटर्स। तो मतलब एक एसेट्स में इंक्रीज हो गया और एक लायबिलिटी में इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। कभी ओनली एसेट्स टू एसेट्स होता है, तो एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, एसेट्स टू लायबिलिटी तो एक इंक्रीज तो दूसरा भी इंक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा भी डिक्रीज। ओके, ई, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, मतलब होल्डिंग सब्सिडी को बेचे, सब्सिडी का स्टॉक में इंक्लूड है अभी भी, ठीक है ना, तो स्टॉक में कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, ये एडजस्टमेंट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे ऑनर्स हो जनरल हो, होल्डिंग कंपनी बिना अनरियलाइज प्रॉफिट एडजस्टमेंट देता ही नहीं, तो इसमें कितना भी स्टार मार्क लगा लेना, ये एडजस्टमेंट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ऊपर का रहता है लेकिन ये एडजस्टमेंट श्योर रहेगा, म्यूचुअल डेट से सब थोड़ा बहुत रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें हम एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। तो एग्जाम्पल लेंगे इसके लिए, एग्जाम्पल वन, देखो एग्जाम्पल वन, ये सारा एडजस्टमेंट किया जाएगा आपको, तभी होल्डिंग कंपनी कर पाओगे। ओके, हम होल्डिंग को एच लिखेंगे, सब्सिडी को एस, फर्स्ट ये ले रहे हैं, एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एस लिमिटेड रुपीज 2,40,000, एडिंग प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। होल्डिंग कंपनी बेचे थे गुड्स, सब्सिडियरी को बेचे थे, कितना में बेचे थे,
2,40,000 ब्रैकेट में लिखे एडिंग प्रॉफिट कितना परसेंट, 20% ऑन कॉस्ट। 20% गुड्स remain in stock of S Limited at the end of year। ईयर एंड में 20% गुड्स अभी भी अनसोल्ड रह गया, एक एडजस्टमेंट। बोलो क्या लिखे, क्या लिखे? होल्डिंग कंपनी बेचे गुड्स, किसको बेचे? सब्सिडियरी को बेचे, एस लिमिटेड। कितना का गुड्स बेचे? 2,40,000। उसमें प्रॉफिट कितना जोड़े थे? 20% ऑन कॉस्ट। अब 20% गुड्स, 20% गुड्स अभी भी क्या रह गया? अनसोल्ड रह गया। तो क्लोजिंग स्टॉक में है ना, सब्सिडी का क्लोजिंग स्टॉक में कितना गुड्स है? 20%। जो 20% उसमें प्रॉफिट भी तो इंक्लूड है, दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। टोटल प्रॉफिट नहीं देखना है, कितना अनसोल्ड रहेगा। अगर सब्सिडी बेच दिए तो प्रॉफिट हो गया ना रियलाइज, तो अनसोल्ड आएगा तभी ये कैलकुलेशन करोगे। तो कितना परसेंट बोलो अनसोल्ड है? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सब्सिडी देख लेते है ना। लिखो सॉल्यूशन, अनसोल्ड स्टॉक इक्वल टू, बोलो अनसोल्ड कितना आएगा? 2,40,000 का बेचे थे, उसमें 20% था अनसोल्ड, है ना। कितना होता है? 48,000। टोटल गुड्स बेचे थे 2,40,000, 20% अनसोल्ड था, तो 20% मतलब कितना आ रहा है बोलो? 20% कितना आ रहा है? 48। तो जो 48 इसमें भी तो कुछ प्रॉफिट इंक्लूड था, उसी प्रॉफिट को क्या माना जाएगा? अनरियलाइज। रियलाइज हुआ नहीं, therefore अनरियलाइज प्रॉफिट। बताओ तो हमको अब कितना प्रॉफिट आएगा अनरियलाइज, कैलकुलेशन करके बताओ। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक इक्वल टू 48,000। बोलो बोलो कितना प्रॉफिट इंक्लूड है? 20% था ना प्रॉफिट, ठीक से पढ़ो। ऑन कॉस्ट, लेकिन भेजे थे तो प्रॉफिट ऐड करके, सेलिंग प्राइस, उसमें तो प्रॉफिट इंक्लूड है ना। तो कॉस्ट प्राइस 100, ऑलवेज सेल्स पे जाओगे। तो हम अगर प्रॉफिट ऐड करके बेचे तो मेरे लिए सेल्स प्राइस था ना 240, तो उसमें से 20% 48, वो भी तो मेरे लिए सेल्स प्राइस ही है। हाँ, जो जो खरीदे उनके लिए कॉस्ट था, ठीक है, लेकिन मेरे लिए तो सेल्स प्राइस है। बट प्रॉफिट रेट क्या सेल्स प्राइस पे दिए थे या कॉस्ट पे? कॉस्ट पे, तो सेल्स पे जाना पड़ेगा लॉज। तो कॉस्ट अगर 100, प्रॉफिट कितना, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 120। सेलिंग कितना हो गया बोलो? 120। तो प्रॉफिट आएगा 20/120। समझ में आया? 8,000 आ जाएगा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक, उसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है? 8,000। समझ में आया? बोलो कैलकुलेशन है, समझ में आया? ओके। अब बताओ 8,000 स्टॉक में इंक्लूड था, स्टॉक से लेस करना होगा। जब बैलेंस शीट करेंगे क्या करेंगे? 8,000 स्टॉक में इंक्लूड था तो स्टॉक से लेस करेंगे। लेकिन 8,000 होल्डिंग का प्रॉफिट में भी तो इंक्लूड था। अरे होल्डिंग प्रॉफिट ऐड करके ही तो बेचे थे, तो होल्डिंग का पीएल में इंक्लूड था, मतलब होल्डिंग का रिजर्व एंड सरप्लस से लेस करेंगे। होल्डिंग का प्रॉफिट मतलब क्या? रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसको कहां से लेस करेंगे? होल्डिंग का रिजर्व एंड सरप्लस से लेस करेंगे, और सब्सिडियरी का स्टॉक से लेस करेंगे। लेस करेंगे ना। एक्चुअली यहाँ सब्सिडी नहीं, दोनों तो जोड़ लिए थे स्टॉक में, तो उससे लेस कर देंगे, ठीक है ना। यस, तो क्या लेस करोगे? अब बोलो एडजस्ट क्या करोगे? एडजस्टमेंट क्या होगा? एक लेस फ्रॉम स्टॉक, है ना। अरे स्टॉक से लेस करोगे ना। कितना लेस करोगे? 8,000 लेस फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक ₹8,000, वही अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक बोल के लेस कर देंगे बैलेंस शीट में। और सेकंड, अरे किसका प्रॉफिट में इंक्लूड था? होल्डिंग का ना, तो लेस फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड, लेस फ्रॉम बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ होल्डिंग का है उससे क्या करेंगे? लेस। लेस फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ एस लिमिट,
सॉरी होल्डिंग, प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड, ये ध्यान देना, होल्डिंग का प्रॉफिट से लेस करोगे कितना, 8,000, बस ये दो एडजस्टमेंट हो जाएगा। स्टॉक सब्सिडियरी का बोलो तो दोनों जोड़ लेते, लेकिन होल्डिंग का प्रॉफिट में पूरा प्रॉफिट सब्सिडी का नहीं जोड़ते, वो 60-40 कर रहे थे ना, तो इसीलिए होल्डिंग का प्रॉफिट में जोड़ोगे, ये इसीलिए लिखे। देखो प्रॉफिट पूरा नहीं लेते, रिजर्व एंड सरप्लस सिर्फ होल्डिंग का लिखे थे ना, तो इसीलिए प्रॉफिट किसका है वो ध्यान देना होगा। बट स्टॉक है तो दोनों को जोड़ लिए थे, तो उसमें तो टोटल लिख लो। अब दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सेकेंड, यही चीज अगर सब्सिडियरी बेचते होल्डिंग को, एस लिमिटेड सोल्ड गुड्स रुपीज 1 lakh to H limited, adding profit rupees 20,000। सब्सिडरी गुड्स बेचे थे किसको, होल्डिंग को बेचे थे, इसमें प्रॉफिट कितना ऐड किए थे, 20,000। 50% गुड्स remain unsold and included in stock of holding, stock of H limited, ये है। तो फिर देखना है अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, एक दूसरे को बेच रहे हैं प्रॉफिट ऐड करके, तभी ना आएगा अनरियलाइज प्रॉफिट। तो ये दो सिचुएशन होता है, होल्डिंग सब्सिडी को बेचे या सब्सिडियरी होल्डिंग को बेचे। यस बोलो क्या करोगे, तो एडजस्टमेंट ही लिखते डायरेक्ट। एक लेस फ्रॉम स्टॉक करोगे, इसमें लिखना नहीं है होल्डिंग क्या सब्सिडी, दोनों स्टॉक ऐड हो जाता है ना, तो एक लेस फ्रॉम स्टॉक, बैलेंस शीट में स्टॉक से लेस करोगे, कितना लेस करोगे बताओ, स्टॉक से कितना लेस करोगे, सिंपल, 20,000 टोटल प्रॉफिट था और 50% ही तो अनसोल्ड है ना, मतलब 10,000। टोटल गुड्स बेचे थे 1 लाख, उसमें 20,000 प्रॉफिट था, लेकिन कितना गुड्स अनसोल्ड रह गया था, 50%, तो 50% प्रॉफिट ही तो अनसोल्ड अनरियलाइज होगा ना, तो 20,000 प्रॉफिट का 50% कर लो, कितना हो रहा है 10,000, तो 10,000 स्टॉक से लेस करोगे। दूसरा और क्या करोगे, सॉरी बोलो दूसरा क्या और क्या करना है, अरे प्रॉफिट से लेस करोगे, किसका प्रॉफिट से लेस करोगे, सब्सिडियरी का, तो लेस फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, ठीक है, रुपीज कितना 10,000। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर ई, है ना, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। नाउ एडजस्टमेंट एफ, एडजस्टमेंट एफ, अब इसमें एक दूसरे को एसेट्स बेचे, एक दूसरे को फिक्स्ड एसेट्स बेचे और उसमें प्रॉफिट ऐड किए, तो फिर क्या आएगा, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय एच लिमिटेड टू एस लिमिटेड। अगर एक दूसरे को फिक्स्ड एसेट्स बेचे, गुड्स नहीं, क्या चीज बेचे, फिक्स्ड एसेट्स बेचे और उसमें प्रॉफिट ऐड किए थे, तो इसमें एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। फिर एग्जाम्पल लिखो, फिर एडजस्टमेंट करेंगे। एग्जाम्पल, एच लिमिटेड, ये सारा एडजस्टमेंट अगर कर लोगे तो होल्डिंग बन जाएगा, और ये सब नहीं कर पा रहे तो बस गया, तो उस टाइम एक शॉर्टकट हम फॉर्मूला देंगे,
ठीक है, उस टाइम एक शॉर्टकट फॉर्मूला देंगे, जितना एवरेज मार्क्स मिलता है, सीयू देता नहीं, फिर भी कुछ मार्क्स दे देते हैं, 2-3 नंबर मिल जाएगा। होल्डिंग कंपनी सोल्ड machinery costing rupees 1 lakh at rupees, होल्डिंग कंपनी सेल किए मशीनरी, कितना का बोलो, 1 लाख, at rupees 1,20,000 on 1/7/2023. S Limited charge depreciation at the rate of 20% per annum. सब्सिडी चार्ज की डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 20% पर एनम, and consolidated balance sheet is prepared on 31st March 2024. अब हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं, कौन सा डेट में कंसोलिडेट कर रहे हैं, 31st March 2024 को कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बस ये देखना है। ठीक है, बोलो होल्डिंग कितना का एसेट्स बेचे थे, 1 लाख, कितना में बेचे थे, 1,20,000, तो प्रॉफिट ऐड किए थे, कितना प्रॉफिट ऐड किए थे, तो होल्डिंग का प्रॉफिट में इंक्लूड है ना, कितना इंक्लूड है, 20,000। अब सब्सिडियरी को तो नहीं पता उसका कॉस्ट कितना था, तो सब्सिडी को लगा अरे 1,20,000 में बेचे, सब्सिडी यही सोचेगा 1,20,000 कॉस्ट है, और ये एसेट्स है तो सब्सिडी ईआर रेट में फाइनल अकाउंट तो डिप्रिसिएशन चार्ज किए, क्या रेट से चार्ज किए, 20% पर एनम। बोलो तो सब्सिडी होल्डिंग से कब खरीदे थे, 1/7, लेकिन ईयर एंड कंसोलिडेशन जिस दिन हो रहा है, कौन सा डेट, March 24, तो कितना मंथ यूज किए, सब्सिडी बोलो कितना मंथ यूज किए, 9 मंथ्स, तो सब्सिडी तो 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज किए ना बैलेंस शीट प्रिपरेशन करने के टाइम, तो 9 मंथ्स डिप्रिसिएशन लेस करके सब्सिडी का बैलेंस शीट में इंक्लूड था, ना, तो कितना बैलेंस शीट में इंक्लूड था देखते हैं। नाउ सॉल्यूशन, एक तो हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन पीएल ऑफ एच लिमिटेड। बोलो होल्डिंग बेचे थे ना, अरे बोलो होल्डिंग बेचे थे, तो होल्डिंग का प्रॉफिट में कितना इंक्लूड था, 20,000, होल्डिंग का प्रॉफिट में कितना इंक्लूड था, 20,000, तो क्या करना होगा, लेस करना होगा, एक दूसरे को बेच के अगर प्रॉफिट होता है तो कभी प्रॉफिट आएगा नहीं, तो प्रॉफिट से लेस करेंगे ना, तो कहां से लेस करेंगे, होल्डिंग का प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट इंक्लूडेड पीएल ऑफ एच लिमिटेड 20,000 डिडक्टेड है ना, डिडक्टेड फ्रॉम पीएल ऑफ एच लिमिटेड, होल्डिंग का प्रॉफिट से लेस कर देंगे, कितना प्रॉफिट इंक्लूड था, 20,000। सेकेंड, तो सब्सिडियरी कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे, बोलो सब्सिडियरी कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे, 20%, किस पे चार्ज किए थे, 1,20,000 पे, लेकिन एक्चुअली कॉस्ट कितना, होल्डिंग जब कंसोलिडेट कर ले अपना ही बैलेंस शीट में ऐड किया, तो होल्डिंग को पता ना, इसका तो कॉस्ट तो 1 लाख है, तो 1 लाख पे 20% ना होना चाहिए, लेकिन सब्सिडी कितना चार्ज किए, तो सब्सिडी तो एक्स्ट्रा चार्ज किया डिप्रिसिएशन, तो कितना एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन, उसका सब्सिडी का प्रॉफिट घट गया था, उसको ठीक करना होगा, और सब्सिडी एक्स्ट्रा चार्ज की तो वैल्यू भी तो एसेट्स का कम हो गया था, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो सब्सिडी को दो चीज, सब्सिडी का एसेट्स से दो चीज करना होगा, एसेट्स को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन चार्ज किया था उसको बढ़ाना पड़ेगा, और वो डिप्रिसिएशन जो चार्ज किया था पीएल, सबका प्रॉफिट भी तो कम हो गया था, उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा।
सब्सिडियरी का दो जगह एडजस्टमेंट हो रहे हैं। कहां कहां एडजस्टमेंट हो रहे हैं? एक, ऐड करेंगे, हाँ होल्डिंग ही कर रहे हैं, होल्डिंग करेंगे ना, लेकिन कहां क्या इंक्लूड था उसको एडजस्ट करोगे ना, जहां जहां इंक्लूड है वहीं से तो एडजस्ट करोगे। ऐड करोगे इन मशीनरी इक्वल टू, कितना ऐड करेंगे मशीनरी, ये कैलकुलेशन करेंगे। और दूसरा, ऐड विथ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड। मशीनरी तो दोनों ऐड करके लिखते हैं एसेट्स, तो मशीनरी में मेंशन नहीं करना, लेकिन प्रॉफिट किसका वो मेंशन करो। ठीक है, अब देखते हैं, एक बार हम रफली कैलकुलेशन कर रहे हैं। बोलो तो इसका कॉस्ट कितना था और सेलिंग प्राइस क्या था? मशीनरी एक्चुअल कॉस्ट कितना था बोलो, लेकिन सब्सिडरी को क्या पता, उनको तो नहीं पता ना कितना प्रॉफिट था, 1,20,000। डेप्रिसिएशन कितना दिन का, 9 मंथ्स का करोगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट था, एट द रेट कितना, 20%। तो 1,00,000 पे करो एक बार, 1,00,000 पे 20%, 9 मंथ्स, 1,00,000 पे 20%, 9 मंथ्स, कितना, 15,000। अरे कितना, 15 ही तो आएगा। हाँ, 1,20,000 पे 20%, 9 मंथ्स, कितना रहे, 1,20,000 पे 20% इंटू 9/12, 18,000। तो एक्चुअली 15 होना चाहिए ना, लेकिन सब्सिडियरी कितना चार्ज किए, 18। तो सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में कितना वैल्यू है बोलो, सब्सिडी बैलेंस शीट में कितना एट द एंड वैल्यू हो गया, 1,02,000। लेकिन वो एक्चुअली कितना होना चाहिए, 85। एक्चुअल कितना होना चाहिए, 85, लेकिन इनका बुक में कितना है, 1,02,000 है ना। अब बोलो तो कितना सब्सिडियरी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए एक्स्ट्रा, सब्सिडियरी डेप्रिसिएशन कितना एक्स्ट्रा चार्ज किए, इस पे 15,000 होना चाहिए, वो कितना चार्ज किए बोलो, 18। 3,000 एक्स्ट्रा चार्ज किए ना, बोलो कितना एक्स्ट्रा चार्ज किए, 3,000। तो 3,000 जो एक्स्ट्रा चार्ज किए उसी को देखना, 3,000 जो एक्स्ट्रा चार्ज किए किसको देखना होगा, सिर्फ वही अमाउंट देखना होगा। कितना डेप्रिसिएशन हो गया बोलो, 3,000 सब्सिडियरी एक्स्ट्रा चार्ज किए थे, तो लिखो डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज बाई एस लिमिटेड सब्सिडियरी, कितना ओवर चार्ज किए थे बोलो, 3,000। डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज किए थे, कितना ओवर चार्ज किए थे, 3,000, राइट। नाउ अब करना क्या है बोलो, ऐड विथ मशीनरी, मशीनरी में कितना ऐड करेंगे, और ऐड विथ पीएल, बोलो डेप्रिसिएशन कितना ओवर चार्ज था, 3,000। तो पीएल में हम लोग ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 3,000। पीएल में ही तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, बट मशीनरी में, मशीनरी के लिए यहां देखो, ये 85 और ये कितना होना चाहिए, 85 एट द एंड, लेकिन सब्सिडी कितना लिख के रखे, 1,05,000। तो डिफरेंस कितना, 17,000। तो हम लोग मशीनरी में ऐड करेंगे कितना, यहां दिखा देते, 1,02,000 माइनस 85, मतलब 1,02,000 माइनस कितना, 85,000, मतलब 17,000। देखो अब कैसे मैच कर रहे हैं, होल्डिंग का प्रॉफिट में कितना इनपुट था, 20,000, सब्सिडियरी में, मशीनरी में कितना आएगा, 17, और पीएल में कितना आएगा, 3, 20,000 हो गया ना, तो 20-20 एडजस्ट हो गया। ओके, तो क्या करना होगा, होल्डिंग का पीएल में इनपुट था, कितना इनपुट था, 20,000, उसको पीएल से लेस कर देंगे। सब्सिडियरी का पीएल कम हो गया था 3,000 डिप्रेशन के कारण एक्स्ट्रा, उसको ऐड कर लेंगे, कितना, 3,000। और सब्सिडी का मशीनरी एक्स्ट्रा था ना, कितना एक्स्ट्रा था,
17,000, तो मशीनरी में भी ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 17,000। तो ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ इंटर कंपनी सेल ऑफ एसेट्स। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट एफ हो गया ना। इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है, अभी एक एडजस्टमेंट कर लेते, एक एडजस्टमेंट कर लेते। एफ हो गया ना। लेकिन ये लेंथी है। अरे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, 5-15 हो रहे हैं, लेकिन हाँ, ये एडजस्टमेंट करने के लिए कम से कम आधा घंटा टाइम लगेगा, रहने दो। ये अभी जो एडजस्टमेंट करेंगे इसके लिए आधा घंटा टाइम लगेगा, तो रहने दो, नेक्स्ट ही करेंगे। अरे नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास आ जाएगा, नेक्स्ट क्लास का आ जाता है ना, यहाँ प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जितना एडजस्टमेंट है वो सबसे खतरनाक एडजस्टमेंट है, फिर फॉरवर्ड में आएंगे, तब शुरू होगा।